नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी चैनल लाइफ चेंजिंग 01 में। आज हम बात करेंगे थिंक एंड ग्रो रिच बुक के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपको आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। पार्ट 1 में हमने विचारों की शक्ति के बारे में समझा और पार्ट 2 में इच्छा शक्ति के बारे में बात किया। अब पार्ट 3 में विश्वास के बारे में जानेंगे। अगर आपने हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, तो ज़रूर सुनना। अब हम चलते हैं पार्ट 3 की ओर, तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। विश्वास, इच्छा की प्राप्ति के लिए कल्पना करना और उस पर विश्वास करना। दौलतमंद बनने का दूसरा कदम। विश्वास मन का मुख्य रसायन है। जब विचारों की आवृत्ति विश्वास के साथ जुड़ती है तो अंतर्मन उन विचारों की आवृत्ति को आकाशवाणीमक शक्ति के रूप में असीम शक्ति के पास भेज देता है, जो उसे देवात्मक रूप में आकार दे सकता है। सभी सकारात्मक भावनाओं में सबसे ताकतवर भाव होते हैं विश्वास, प्रेम और सेक्स। जब ये तीनों मिलते हैं तो इनमें इतनी अपार शक्ति होती है जिससे विचारों में नई ऊर्जा भरकर तुरंत अंतर्मन में जब प्रचारित जाती है, जहां ये आकाशवाणीमक शक्ति के रूप में बदल जाती है। आकाशवाणीमक शक्ति वो माध्यम है जो असीम शक्ति से वास्तविक जीवन में विचार को साकार करने का जवाब लेकर आती है। प्रेम और विश्वास मन से संबद्ध हैं, जो अधिकतर आध्यात्मिक पक्ष से जुड़े हैं, जबकि सेक्स पूरी तरह जीव विज्ञान से संबद्ध है। ये सिर्फ शरीर से जुड़ा भाग है। इन तीनों भावनाओं का मिश्रण निश्चित विचारणीय मन और असीम शक्ति के बीच संवाद का सीधा रास्ता बनाता है। विश्वास कैसे विकसित किया जाए? विश्वास एक ऐसी मानसिक ग्रंथि है जिसे आत्म सुझाव द्वारा अंतर्मन में बार बार सुझाव देने से विकसित किया जा सकता है। विश्वास ऐसी योग्यता है जो इच्छा के सर्जन यानी धन को भौतिक रूप में साकार कर सकता है। जो अगले अध्याय आत्म सुझाव और अध्याय अंतर्मन में अनुदेश बताए गए हैं, उन्हें जब पढ़कर आपको पता चलेगा कि आप जो चाहते हैं उसके बारे में अगर अंतर्मन को विश्वास दिया जाए तो वो जरूर मिलता है। आपके लक्ष्य के लिए अंतर्मन आपके विश्वास के आधार पर काम करेगा। अगर किसी व्यक्ति के पास विश्वास का नामो निशान ही नहीं है तो उससे ये बताना बहुत मुश्किल है कि कैसे विश्वास विकसित किया जा सकता है। ये ठीक उतना ही मुश्किल है जितना किसी अंधे व्यक्ति को लाल रंग के बारे में बताना। विश्वास एक मानसिक ग्रंथि है जिसका विकास किताब में दिए गए इन 13 सिद्धांतों पर महारत हासिल करने के बाद किया जा सकता है। बार बार अपने मन में सुझाव डालना ही खुद से भावनाएं विकसित करने का एकमात्र जरिया है। आगे दिए गए विवरण से ये साफ हो जाएगा, जो सुझाव आप मन में डालते हो वही बन जाते हैं, यहां तक कि अपराधी भी। एक आपराधिक रसद में कहा गया है, जब लोग पहली दफा अपराध या अपराधियों के संपर्क में आते हैं तो उनसे घृणा करते हैं। अगर फिर भी वे किसी तरह कुछ दिनों तक अपराध के संपर्क में रहते हैं तो उसके आदी होने लगते हैं और सहन करना सीख जाते हैं, तथा जब वे काफी लंबे समय तक उसके संपर्क में रहते हैं तो अपराध से प्रीति होकर उसमें शामिल हो जाते हैं। अगर इस बात को इस तरह कहें कि अगर आप आवेश के साथ किसी विचार को लगातार सोचते हैं तो अंतर्मन इस विचार को स्वीकार कर लेता है और इस पर कार्य करता है। अंतर्मन उस सर्जन को साकार रूप देने के लिए कोई ना कोई व्यावहारिक योजना उपलब्ध कराता है। वे सभी विचार जिनसे भावनाएं जुड़ जाती हैं और उनमें विश्वास भर जाता है तो वे विचार खुद को भौतिक रूप में व्यक्त कर लेते हैं। ऐसे लाखों लोग हैं जो ये मानते हैं कि वे गरीबी और भूखमरी में जीने के लिए इसलिए अभिशप्त हैं क्योंकि कोई रहस्यमयी शक्ति उनके खिलाफ काम कर रही है, जिस पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है। इस नकारात्मक आस्था या विश्वास के कारण वे अपने दुर्भाग्य के निर्माता खुद बनते हैं, क्योंकि उनका अंतर्मन उनके इस नकारात्मक विश्वास को पकड़ लेता है और इसे भौतिक रूप में आकार देता है। एक बार फिर ये बताना उचित होगा कि यदि आप अपनी इच्छा को हकीकत में बदलना चाहते हैं तो आप उसे अपने अंतर्मन तक पहुंचा दीजिए, लेकिन इसके लिए ये जरूरी है कि आपकी चाहत मजबूत और आशावादी हो। अगर ऐसा है तो आप उसे भौतिक रूप में बदल सकते हैं। आपका विश्वास ही वो भाव है जो आपके अंतर्मन की दया निर्धारित करता है। आत्म सुझाव के जरिए अपने अंतर्मन को धोखा देने से आपको कोई नहीं रोक सकता, जिस तरह से उन्होंने अपने पुत्र के अंतर्मन को धोखा दिया था। इस धोखे को यथार्थवादी बनाने के लिए इस तरह व्यवहार करें जैसे आपके पास पहले से ही वो भौतिक वस्तु मौजूद हो जिसकी आप इच्छा कर रहे हैं। ये भाव आपको उस समय होना चाहिए जब आप अपने अंतर्मन को आदेश दे रहे हों। अंतर्मन विश्वास और आस्था की ग्रंथि में दिए गए किसी भी आदेश को, जिसके बारे में आपको विश्वास हो कि वो हकीकत में बदल जाएगा, सबसे सीधे और व्यावहारिक तरीके से भौतिक रूप में बदल देगा।
निगमित रूप से इतना कहा जा चुका है कि आप उस शुरुआती पॉइंट पर पहुंच सकें जहां से योग और अभ्यास के जरिए आप अपने अंतर्मन को दिए जाने वाले किसी भी आदेश को आस्था से सरोबार करने की योग्यता हासिल कर सकें। पूर्णता अभ्यास से ही आएगी, ये केवल निर्देशों को पढ़ने भर से नहीं आ सकती। आपके लिए ये अनिवार्य है कि आप सकारात्मक भावनाओं को अपने मन की दृढ़ भावनाओं के रूप में प्रोत्साहन करें और नकारात्मक भावनाओं को हतोत्साहित करके उन्हें अपने मन से निकाल दें। जिस मन में सकारात्मक भावनाओं की दृढ़ता होती है, वो उस मन स्थिति का प्रिय निवास बन जाता है। वो मन इच्छा के अनुरूप अंतर्मन को निर्देश देता है, जिसे वो स्वीकार करता है और इस पर तुरंत कार्य करता है। काफी लंबे समय से धर्मानुयायी संघर्षरत मानवता को ये संदेश देते रहते हैं कि उन्हें इस या उस धार्मिक सिद्धांत में विश्वास करना चाहिए, लेकिन वे लोगों को ये बताने में असफल रहे हैं कि विश्वास को कैसे पैदा किया जाए। उन्होंने ये नहीं बताया कि विश्वास एक मानसिक स्थिति है जिसे आत्म सुझाव द्वारा विकसित किया जा सकता है। हम ऐसी भाषा में जिसे एक आम आदमी समझ सके वो सिद्धांत बताएंगे जिसके जरिए विश्वास वहां पर विकसित किया जा सकता है जहां पर इसका नामो निशान नहीं है। अपने आप पर विश्वास रखें और परमात्मा पर विश्वास रखें। इसके पहले कि हम शुरू करें, आपको एक बार फिर ये याद दिलाना जरूरी है, विश्वास ही वो शक्ति है जो विचार के आवेग को जीवन शक्ति और क्रियाशीलता प्रदान करता है। पिछले वाक्यों को दोबारा पढ़ने लायक है और तीसरी बार, यहां तक कि कई बार भी पढ़ सकते हैं। जोर से पढ़ें तो बेहतर रहेगा। विश्वास धन कमाने का शुरुआती बिंदु है। विश्वास उन सभी चमत्कारों और सभी रहस्यों का आधार है जिन्हें विज्ञान के नियमों के आधार पर सिद्ध नहीं किया जा सकता। विश्वास कामयाबी का इकलौता इलाज है। विश्वास वो रसायन है जिसे जब आस्थावान के साथ मिलाया जाता है तो इंसान असीम शक्ति के साथ सीधा संवाद करता है। विश्वास वो रसायन है जो इंसान के सीमाबद्ध मन द्वारा निर्मित विचारों के आम कल्पनाओं को आकाशवाणी में समुदाय में रूपांतरित करता है। विश्वास इकलौता माध्यम है जिसके जरिए इंसान असीम शक्ति की वैचारिक शक्ति का दोहन और उपयोग कर सकता है। प्रमाण आसान है और आसानी से दिया जा सकता है। ये आत्मा सुझाव के सिद्धांत में मिलता है। आइए हम अपने ज्ञान को आत्मा सुझाव के विषय पर केंद्रित कर लें और ये पता लगाएं कि ये क्या है और ये क्या हासिल करने में समर्थ है। ये तथ्य तो सभी जानते हैं कि आदमी आपस से जो बार बार दोहराता है वो आखिरकार उस बात पर विश्वास करने लगता है, चाहे वो बात सही हो या गलत। अगर कोई आदमी बार बार किसी झूठ को दोहराता रहे तो अंततः वो उस झूठ को सच के रूप में स्वीकार कर लेगा। यही नहीं, वो विश्वास करने लगेगा कि यही सच है। इंसान वही बन जाता है जिस तरह के विचारों को वो अपने मन में राज करने देता है। जिन विचारों को इंसान अपने मन में जगह देता है, जिन्हें वो सहानुभूति के साथ प्रोत्साहित करता है और जिन्हें वो अपनी भावना के साथ संयोजित करता है, वे दृढ़ शक्तियां बन जाते हैं जो उसकी हर गतिविधि, हर कार्य और हर कदम को नियंत्रित और निर्देशित करती हैं। आइए अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण सत्य वक्तव्य। जब विचार भावनाओं के साथ संयोजित हो जाते हैं तो वे एक चुंबकीय शक्ति बन जाते हैं जो अपने समान या अपने से जुड़े दूसरे विचारों को आकर्षित करते हैं। भावना के साथ जुड़ जाने पर इस तरह से चुंबकीय हो गए विचार की तुलना हम उस बीज से कर सकते हैं जिसे उपजाऊ जमीन में बोए जाने पर वो अंकुरित होता है, उगता है और कई गुना हो जाता है, जब तक कि ये छोटा सा एक बीज अपने ही जैसा लाखों अणुगणित बीज न बना जाता। मानवीय मन ऐसे कल्पनाओं को लगातार आकर्षित करता है जो मन में रह रह के विचारों के अनुरूप हों। इंसान के मन में दृढ़ता में मौजूद कोई भी विचार, योजना या लक्ष्य अपने आकर्षितकर्ताओं को आकर्षित करता है और इन आकर्षितकर्ताओं से जुड़ने के बाद वो अधिक शक्तिशाली बन जाता है और उसकी शक्ति तब तक बढ़ती रहती है जब तक कि वो उस व्यक्ति का दृढ़ मालिक न बन जाता जिसके मन में वो निवास करता है। अब हम शुरुआती बिंदु पर फिर से चलें और ये जानें कि किस तरह किसी विचार, योजना या लक्ष्य का मूल बीज मन में बोया जा सकता है। ये जानकारी आसानी से दी जा सकती है। किसी भी विचार, योजना या लक्ष्य को बार बार दोहराए जाने पर इसे मन में रखा जा सकता है। इसलिए आपसे ये कहा गया है कि आप अपने मुख्य लक्ष्य को लिख लें, इसे याद कर लें और इसे जोर से हर दिन पढ़ें जब तक कि ये निश्चित कल्पना आपके अंतर्मन तक न पहुंच जाए। दुर्भाग्यशाली माहौल के प्रभावों को हटाने का संकल्प करें और अपने जीवन को सही पटरी पर ले आएं। अपनी मानसिक संपत्ति और दायित्वों का हिसाब लगाएं और आप पाएंगे कि आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है आत्मविश्वास की कमी। आप आत्म सुझाव के सिद्धांत के माध्यम से इस कमी या अड़चन को दूर कर सकते हैं और अपने संकोच को साहस में बदल सकते हैं। इस सिद्धांत का उपयोग कुछ सकारात्मक विचारों के आसान उपयोग द्वारा किया जा सकता है। आपको सिर्फ इतना करना है कि आप इन सकारात्मक विचारों को लिख लें, याद कर लें और बार बार पढ़ें जब तक कि ये आपके अंतर्मन के सिद्ध उपकरण का हिस्सा न बन जाएं। आत्मविश्वास का फॉर्मूला। पहला,
मैं जानता हूं कि मुझ में जीवन के निश्चित लक्ष्य को हासिल करने की योग्यता है और इसलिए मैं खुद से ये अपेक्षा रखता हूं कि मैं इसे हासिल करने के लिए निरंतर लगन से कार्य करूंगा और मैं यहां पर अभी वादा करता हूं कि मैं इसी तरह से कार्य करूंगा। दूसरा, मुझे एहसास है कि मेरे मन के दृढ़ विचार अंततः अपने आप को बाहरी भौतिक कार्य में बदल लेंगे और धीरे धीरे अपने आप को भौतिक रूप में रूपांतरित कर लेंगे। इसलिए मैं अपने विचारों को हर दिन 30 मिनट तक इस बात पर एकाग्र करूंगा कि मैं किस तरह के इंसान बनने के बारे में सोच रहा हूं, ताकि मेरे मन में इसकी एक सिद्ध तस्वीर रहे। तीसरा, मैं जानता हूं कि आत्म सुझाव के सिद्धांत के उपयोग के द्वारा मैं जिस भी इच्छा को अपने मन में निरंतर बनाए रखूंगा, वे अंततः किसी दैवीय तरीके के द्वारा अपने आप को भौतिक रूप में बदल लेगी और मुझे वो वस्तु हासिल हो जाएगी जिसका मैंने लक्ष्य बनाया है। इसलिए मैं हर दिन 10 मिनट इस काम में दूंगा कि मैं आत्मविश्वास का विकास करूं। चौथा, मैंने सिद्ध रूप से जीवन में अपने मुख्य निश्चित लक्ष्य का वर्णन लिख दिया है और मैं कोशिश करना कभी नहीं छोड़ूंगा जब तक कि मुझमें इसे हासिल करने का पूरा आत्मविश्वास विकसित ना हो जाए। पांचवा, मुझे पूरी तरह एहसास है कि कोई भी संपत्ति या पद तब तक लंबे समय तक नहीं बना रह सकता जब तक कि ये सत्य और न्याय पर आधारित ना हो। इसलिए मैं किसी भी ऐसी गतिविधि में संलग्न नहीं होऊंगा जिससे इससे प्रभावित होने वाले सभी लोगों को लाभ ना हो। मैं इसी शक्ति को अपनी तरफ आकर्षित करके सफलता पाऊंगा जिनका मैं उपयोग करना चाहता हूं और मैं दूसरे लोगों के सहयोग के द्वारा सफलता पाऊंगा। मैं दूसरे व्यक्तियों को प्रेरित करूंगा कि वे मेरी सेवा करें, क्योंकि मैं हमेशा दूसरों की सेवा करने का इच्छुक रहूंगा। मैं सारी मानवता के प्रति प्रेम विकसित करूंगा और घृणा, ईर्ष्या, असहिष्णुता और दोष देखने की आदत को अपने मन से दूर करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि दूसरों के प्रति नकारात्मक नजरिया रखने से मुझे कभी सफलता नहीं मिल सकती। मैं ऐसे काम करूंगा जिससे दूसरों को मुझ पर विश्वास हो, क्योंकि मैं उनमें और अपने आप में विश्वास रखूंगा। मैं इस फॉर्मूले पर अपने हस्ताक्षर करूंगा और इसे याद कर लूंगा और इसे हर दिन जोर जोर से पढ़ूंगा। ऐसा करते समय मुझे पूरा विश्वास होगा कि ये मेरे विचारों और कार्यों को धीरे धीरे प्रभावित करेगा, ताकि मैं एक स्वावलंबी और सफल व्यक्ति बन सकूं। इस फॉर्मूले के पीछे प्रकृति का एक नियम है जिसे अब तक कोई आदमी सिद्ध नहीं कर पाया है। इस नियम को आप किस नाम से पुकारते हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि ये मानव जाति की सफलता और प्रसिद्धि के लिए काम करता है, बशर्ते इसका रचनात्मक उपयोग किया जाए। दूसरी ओर, अगर इसका विपरीतात्मक उपयोग किया जाए तो ये उतनी ही तीव्रता से नुकसान भी कर सकता है। इस वक्तव्य में एक बहुत महत्वपूर्ण सच्चाई छिपी हुई है, यानी जो हार जाते हैं और गरीबी, दुख और कष्ट में अपना जीवन गुजारते रहते हैं, वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने आत्म सुझाव के सिद्धांत का नकारात्मक उपयोग किया है। इसका कारण ये तथ्य है कि विचार के सभी सृजनों की ये धुनी होती है कि वे अपने आप को अपने भौतिक रूप में रूपांतरित कर लेते हैं। अंतर्मन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि विचार रचनात्मक है या विपरीतात्मक। ये उस सामग्री पर काम करता है जो हम अपने विचार सृजनों के द्वारा इसे प्रदान करते हैं। अंतर्मन डर के द्वारा आवेशित विचार को भी उतनी ही तेजी से हकीकत में बदल देगा जितनी तेजी से वो साहस या विश्वास के द्वारा प्रेरित विचार को हकीकत में बदलेगा। बिजली का यदि रचनात्मक उपयोग किया जाए तो ये उद्योग के पहियों को आगे बढ़ाती है और मानव जाति की सेवा करती है, लेकिन नकारात्मक उपयोग किए जाने पर यह जान भी ले सकती है। उसी तरह आत्म सुझाव का नियम आपको सुख, शांति और समृद्धि दे सकता है, या फिर ये आपको दुख, असफलता और मृत्यु की घाटी में फेंक सकता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे किस हद तक समझते हैं या लागू करते हैं। अगर आप अपने मन में डर, शंका और अविश्वास भर लेते हैं, अगर आप ये मानते हैं कि आपको असीम शक्तियों के साथ जुड़ने और उनका उपयोग करने की सामर्थ्य नहीं है, तो आत्म सुझाव का नियम इस अविश्वास के भाव को लेगा और इसे उस सांचे में ढाल लेगा जिसके द्वारा आपका अंतर्मन इसे इसके भौतिक रूप में बदल लेगा। उस हवा की तरह जो एक जहाज को पूर्व दिशा में ले जाती है और दूसरे को पश्चिम दिशा में, आत्म सुझाव का नियम आपको ऊपर उठा सकता है या नीचे गिरा सकता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि आपने अपने विचार के पाल को किस तरह से बांधा है। आत्म सुझाव के नियम के द्वारा कोई भी व्यक्ति उपलब्ध किसी भी कल्पनातीत ऊंचाइयों को छू सकता है, और ये कविता में बहुत अच्छी तरह से अभिव्यक्त है। अगर आप सोचते हैं कि आप हार गए हैं तो आप हार गए हैं। अगर आप सोचते हैं कि आपको हिम्मत नहीं है तो आपको नहीं है। अगर आप जीतना चाहते हैं लेकिन सोचते हैं कि आप जीत नहीं सकते, तो ये लगभग तय है कि आप नहीं जीत पाएंगे। अगर आप सोचते हैं कि आप हार जाओगे तो आप हार चुके हैं, क्योंकि दुनिया में हमने ये पाया है, सफलता किसी व्यक्ति की इच्छा से शुरू होती है। ये पूरी तरह से मानसिक ग्रंथि पर निर्भर है। अगर आप सोचते हैं कि आप पिछड़ गए हैं तो सचमुच ऐसा ही है। आपको ऊपर उठने के बारे में सोचना होगा, आपको अपने आप पर विश्वास करना होगा, और तभी आप जिंदगी में कुछ कर सकते हैं। जीवन के युद्ध में हमेशा वही नहीं जीतता
जो सबसे ताकतवर या तेज होता है, बल्कि तुरंत या देरी से जीतता वही है जो सोचता है कि वो जीत सकता है। उन शब्दों पर ध्यान दीजिए जिन पर जोर दिया गया है और आप उस गहन अर्थ को समझ जाएंगे जो कवि के मन में था। आपके मन में कहीं ना कहीं उपलब्ध का बीज सोया हुआ है, जिसे अगर जगा दिया जाए और काम में जुटा दिया जाए तो वो आपको उन ऊंचाइयों पर ले जाएगा जिन्हें हासिल करने की बात आपने सपने में भी नहीं सोची होगी। जिस तरह महान संगीतकार वायलिन के तारों से संगीत की सुंदर लहरियां छेड़ सकता है, उसी तरह आप भी अपनी प्रतिभा को जगा सकते हैं जो आपके मन में कहीं दबी पड़ी है। इसके माध्यम से आप अपने आप को ऊपर की तरफ ले जा सकते हैं और जिस लक्ष्य को पाना चाहते हैं उस लक्ष्य को पा सकते हैं। 40 साल की उम्र तक अब्राहम लिंकन ने जिस काम में हाथ डाला वे उसमें असफल रहे। वे किसी गुमनाम जगह से आए हुए गुमनाम आदमी थे, जब तक कि उनके जीवन में एक महान अनुभव न आया और उस अनुभव ने उनके हृदय मस्तिष्क में सोई हुई उनकी प्रतिभा को न जगा दिया। तब जाकर वे दुनिया के सचमुच महान लोगों में से एक बन सके। ये अनुभव दुख और प्रेम के भावों से जुड़ा हुआ था। यह अनुभव एन मैकलिटल्स के माध्यम से आया, जो इकलौती महिला थी जिससे लिंकन ने प्रेम किया था। ये एक सुपरिचित तथ्य है कि प्रेम का भाव विश्वास की मानसिक अवस्था से बहुत करीबी रूप से जुड़ा हुआ है। इसका कारण ये है कि प्रेम हमारे विचार सृजनों को उनके आकाशवाणीमक रूप में बदलने के सबसे करीब होता है। अपने शोध के दौरान लेखक ने पाया कि सैकड़ों सफल लोगों की जीवनियों और उपलब्धियों के विश्लेषण से ये पता चलता है कि उनमें से लगभग सभी की सफलता के पीछे किसी न किसी महिला का प्रभाव सिद्ध रूप से था। अगर आप विश्वास की शक्ति का प्रमाण चाहते हैं तो आप उन पुरुषों और महिलाओं की उपलब्धियों का अध्ययन कीजिए जिन्होंने इसका उपयोग किया है। सूची में सबसे ऊपर नेपोलियन का नाम आता है। ईसाई धर्म का आधार है आस्था। चाहे कितने ही लोगों ने इस महान शक्ति के अर्थ को गलत ढंग से विशिष्ट किया है और तोड़ा मरोड़ा है, ईसा मसीह की शिक्षा और उपलब्धियों का सार, जिसे चमत्कार के रूप में विशिष्ट किया जा सकता है, विश्वास या आस्था ही है। अगर चमत्कार जैसी कोई चीज होती है तो ये केवल उस मानसिक अवस्था के द्वारा हो सकती है जिसे विश्वास कहा जा सकता है। आइए अब हम उस आदमी के जीवन में विश्वास की शक्ति देखें जिसे पूरी मानव सभ्यता बहुत अच्छी तरह से जानती है। उस आदमी का नाम है महात्मा गांधी। इस आदमी में विश्वास की संभावनाओं का सबसे चमत्कारी उदाहरण देखने को मिलेगा। अपने समय में गांधी जी के पास जितनी शक्ति थी उतनी किसी भी जीवित व्यक्ति के पास नहीं थी, और इसके बावजूद उनके पास शक्ति के कोई पारंपरिक औजार नहीं थे, जैसे कि धन, युद्ध के जहाज, सिपाही या हथियार। गांधी जी के पास पैसा नहीं था, घर नहीं था, उनके पास एक सूट भी नहीं था, लेकिन उनके पास शक्ति थी। उनके पास ये शक्ति कैसे आई? उन्होंने इसे विश्वास के सिद्धांत की समझ के द्वारा विकसित किया, और उनमें ये योग्यता थी कि वे अपनी आस्था को 20 करोड़ लोगों के दिमाग में बो सकें। गांधी जी ने 20 करोड़ मन को एक दिमाग की तरह एक साथ जुड़ने और एक साथ चलने के लिए प्रेरित किया, जो एक महान कार्य था। विश्वास के सिवाय और कौन सी शक्ति इतना कर सकती थी? 20वीं सदी के मध्य में मार्टिन लूथर किंग को मानव अधिकारों और सभी लोगों के गौरव की रक्षा करने के लिए उनके मन में गहरा विश्वास था, जिसकी वजह से हर जाति संप्रदाय में विश्वास करने वाले महिलाओं एवं पुरुषों ने उनके समाज में एक समान अधिकारों के संघर्ष से जुड़े। उनका सपना था कि किसी को उसके रंग से नहीं बल्कि उसके चरित्र से पहचाना जाना चाहिए। उनका ये सपना पूरी तरह से तो पूरा नहीं हो सका, लेकिन उनके कार्य और मृत्यु ने संपूर्ण दुनिया में एक नवचेतना की तरह कार्य किया और लोगों को लगातार इससे जुड़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। बिजनेस और उद्योग चलाने में विश्वास और सहयोग की जरूरत होती है। ऐसे में ये रोचक भी है और लाभदायक भी कि हम एक घटना का विश्लेषण करें जो हमें बहुत अच्छे ढंग से वो तरीका समझाती है जिसके द्वारा उद्योगपतियों और बिजनेसमैन ने बहुत बड़ी दौलत कमाई तथा उन्होंने लेने से पहले देने के तरीके से ऐसा किया। ये घटना 1900 की है, जब यूनाइटेड स्टेट्स स्टील कॉरपोरेशन बन रहा था। जब आप कहानी पढ़ें तो इन मूलभूत तथ्यों को अपने दिमाग में रखें और आप समझ पाएंगे कि किस तरह विचार बड़े खजानों में बदलते हैं। अगर आप उन लोगों में से हैं जो अक्सर आश्चर्य करते हैं कि किस तरह ढेर सारी दौलत कमाई जाती है, तो यूनाइटेड स्टेट्स स्टील की कहानी आपको काफ़ी कुछ सिखा देगी। अगर आपको ज़रा सी भी शंका है कि इंसान विचारों के माध्यम से या सोचकर अमीर बन सकते हैं, तो ये कहानी आपके मन से शंका को भगा देगी, क्योंकि आप यूनाइटेड स्टेट्स स्टील की कहानी में इस पुस्तक में बताए गए सिद्धांतों का उपयोग पाएंगे। उस $1 बिलियन के भाषण के काफ़ी दिन बाद 12 दिसंबर 1900 की शाम को देश के लगभग 80 अमीर दिग्गज 5th एवेन्यू के यूनिवर्सिटी क्लब के समारोह हॉल में इकट्ठे हुए। अवसर था पश्चिम से आए हुए एक युवक का सम्मान करना,
लेकिन आधा दर्जन से अधिक अतिथियों को इस बात का एहसास नहीं था कि वे लोग अमेरिकी औद्योगिक इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना देखने जा रहे थे। जे एडवर्ड सिमंस और चार्ल्स एम श्वाब के नेतृत्व से भरा हुआ था, क्योंकि जब वे हाल ही में पिट्सबर्ग गए थे तो चार्ल्स एम श्वाब ने उदारतापूर्वक मेहमान नवाजी की थी और उनका अतिथि सत्कार किया था। सिमंस और ग्रंथ ने 48 साल के श्वाब से पूर्व बैंकर सोसाइटी का अपरिचय करवाने के लिए इस डिनर का आयोजन किया था, लेकिन उन्हें आशा नहीं थी कि वे इस समारोह में हंगामा खड़ा कर देंगे। उन्होंने उन्हें ये चेतावनी दी थी कि न्यूयॉर्क के लोग भाषण की कला को पसंद नहीं करेंगे और उनसे प्रभावित नहीं होंगे, तथा यदि वे स्टीलमैन, हैरिमन और वॉन्डरबिल्ट जैसे करोड़पतियों को बोर नहीं करना चाहते तो बेहतर होगा कि वे अपने भाषण को 5 से 20 मिनट तक सीमित रखें और फिर अपनी बात खत्म कर दें। जॉन पियर्सपॉन्ट मॉर्गन अपने उच्च पद के कारण हाभा के दाईं तरफ बैठे हुए थे। वे भी इस समारोह में सिर्फ कुछ देर तक ही ठहरने वाले थे, और जहां तक देश और जनता का सवाल था, पूरा मामला इतना महत्वहीन था कि अगले दिन इस समारोह का जिक्र किसी भी अखबार में नहीं छपा। दोनों मेजबानों और प्रमुख अतिथियों ने अच्छी तरह से डिनर किया। बीच में बहुत काम की चर्चा हुई और जितनी हुई वो भी तनाव के माहौल में हुई। बहुत कम बैंकर और डॉक्टर श्वाब से मिले थे, जिनका करियर मेनुंगहला के किनारे ऊपर परवान चढ़ा था और उसको कोई भी अतिथि ठीक से नहीं जानता था। लेकिन शाम खत्म होने से पहले उन सभी और मुख्य मेहमान मॉर्गन के पैरों तले जमीन खिसक गई और $1 बिलियन के यूनाइटेड स्टेट्स स्टील कॉरपोरेशन का बीज बोया गया। इतिहास के लिहाज से शायद ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि उस डिनर में चार्ल्स एम श्वाब के दिए गए भाषण का कोई रिकॉर्ड नहीं है। शायद ये एक घरेलू भाषण होगा जिसमें अमेरिका की कई गलतियां होंगी, क्योंकि श्वाब भाषा की शुद्धता पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे और उस भाषण में सूक्ष्मताएं और चुटकुले भी होंगे। लेकिन इनके अलावा उसमें एक दृढ़ शक्ति थी जिसका उन $5 बिलियन के लगभग की संपत्ति वाले करोड़पतियों पर अविस्मरणीय प्रभाव पड़ा। जब ये 90 मिनट का भाषण समाप्त हुआ और जब करोड़पति इसके जादू के कारण अब भी मंत्रमुग्ध थे, तो मॉर्गन श्वाब को एक खिड़की के पास अलग ले गए, जहां चौखट पर बैठकर और पैरों को नीचे लटकाकर उन्होंने 1 घंटे तक चर्चा की। श्वाब के व्यक्तित्व का जादू पूरी शक्ति से काम कर रहा था, लेकिन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण और अधिक स्थायी वो पूर्ण और सिद्ध प्रस्ताव था जो उन्होंने स्टील के विस्तार के लिए प्रस्तुत किया था। कई और लोगों ने मॉर्गन की रुचि जगाने की कोशिश की थी कि वे स्टील के लिए भी उसी तरह का ट्रस्ट बनाएं जिस तरह बिगनेट वायर और ट्यूब, शक्कर, रबर, ग्रेहाउंड, तेल या टोबैको के लिए बना रखा था। जॉन डी रॉकफेलर नाम के गैम्बलर ने भी इसका प्रस्ताव रखा था, लेकिन मॉर्गन को उस पर भरोसा नहीं था। बिल और जिम मूर, जो शिकागो में स्टॉक जॉबर्स थे और जो एक मैच ट्रस्ट और आइसर कॉरपोरेशन बना चुके थे, उन्होंने भी इसका प्रस्ताव रखा था, परंतु वे भी असफल गए थे। देहात के वकील एल्बर्ट एच गैरी भी यही चाहते थे, परंतु वे इतने बड़े नहीं थे कि उनकी बातों का प्रभाव पड़ सके। सिर्फ श्वाब की वाकपटुता ही जेपी मॉर्गन को उन ऊंचाइयों तक ले जा सकी जहां से वे देख सकें कि इस साहसिक आर्थिक कार्य के कितने जबरदस्त परिणाम निकलेंगे। हालांकि आसानी से पैसे कमाने वाले लोगों की नज़र में ये विचार एक पागलपन भरा सपना ही था। आर्थिक चुंबकत्व एक पीढ़ी पहले शुरू हुआ था और इसने स्टील जगत में हजारों छोटी और कई मामलों में अक्षमता से चलाई जाने वाली कंपनियों को बड़े और प्रतिस्पर्धिता से धराशायी हो चुके कॉरपोरेशनों में व्यक्त किया था। और ये हसमुख उसी ने स्पायरेट जॉन डी रॉकफेलर के द्वारा खोजी गई टेक्निक से संभव हुआ था। छोटी कंपनियों से गैस पहले ही अमेरिकन स्टील एंड वायर कंपनी बना चुके थे और मॉर्गन के साथ मिलकर उन्होंने फेडरल स्टील कंपनी बना ली थी। लेकिन अगर इनकी तुलना एंड्रयू कार्नेगी के विशालकाय ट्रस्ट से की जाए, जिसके स्वामी और संचालक वे थे, तो ये सारी कंपनियां और कॉरपोरेशन बौने थे। चाहे कितनी ही एकता का परिचय दे दें, लेकिन वे सब मिलकर भी कार्नेगी साम्राज्य में सुराग नहीं लगा सकते थे, और मॉर्गन ये बात जानते थे। कार्नेगी भी ये बात जानते थे। अपने कोलोसल ऊंचाइयों से पहले तो उन्होंने रोचकता से और बाद में चिंता से देखा कि मॉर्गन की छोटी कंपनियां उनके बिजनेस में किस तरह घुसपैठ कर रही हैं। जब ये घुसपैठ अधिक साहसिक हो गई तो कार्नेगी चिंतित हो गए और उन्होंने प्रतिशोध लेना शुरू कर दिया। उन्होंने ये फैसला किया कि वे अपने प्रतिस्पर्धियों की हर मिल को डुप्लीकेट करेंगे। अब तक उन्होंने वायर, पाइप, ट्यूब या शीट में कोई सिच नहीं दिखाई थी। इसके बजाय वे इतने मॉल ही संतुष्ट थे और उन्हें अपने मनचाहे आकार में ढलने देते थे। लेकिन अब अपने मुख्य और योग्य लेफ्टिनेंट श्वाब के सहयोग से वे अपने दुश्मनों को बर्बाद करने की योजना बना रहे थे। चार्ल्स एम श्वाब के भाषण में मॉर्गन को एक समस्याओं का जवाब मिल गया। कार्नेगी के बिना बना कोई ट्रस्ट, जिसके पास सबसे बड़ी स्टील कंपनी थी, दरअसल ट्रस्ट कहा ही नहीं जा सकता। जैसा एक लेखक ने कहा, ये ऐसा नींबू का शरबत होगा जिसमें नींबू ही ना हो। 12 दिसंबर 1900 की रात को
हाब के भाषण में निश्चित रूप से ये संकेत था, हालांकि इस बात का कोई दावा या वादा नहीं किया गया था कि विशालकाय कार्नेगी साम्राज्य मॉर्गन के जाल में लाया जा सकता है। हाब ने स्टील के भविष्य के बारे में चर्चा की और एक ऐसा सिस्टम बनाने पर जोर दिया जिसमें क्षमता हो, विशेषज्ञता हो, असफल मिलों की तालाबंदी हो और सफल वस्तुओं पर घुसपैठ की एकाग्रता हो। खरीद के आवागमन में बचत हो, ओवरहेड और प्रशासनिक मदों में बचत हो और विदेशी बाजार में सफल घुसपैठ हो। यही नहीं, उन्होंने इन लोगों को ये भी बताया कि उनकी पारंपरिक पायरेसी में गलतियां कहाँ हो रही हैं। उन्होंने ऐसा संकेत किया कि उनके बिजनेस का वर्तमान लक्ष्य मोनोपोली बनाना, कमाई बढ़ाना और इस पूरी दुनिया में खुद को मीठे मीठे डिविडेंड देना था। हाब ने रोचक अंदाज में इस सिस्टम की आलोचना की। उन्होंने अपने करोड़पतियों को ये बताया कि इस तरह की नीति में दूरदृष्टि नहीं है और इसका कारण ये है कि ये बाजार को एक ऐसे युग में संकुचित कर रही थी जिसमें हर तरफ विस्तार का बोलबाला था। उन्होंने ये दावा किया कि स्टील की कमाई कम करने से बाजार का विस्तार होगा, स्टील के अधिक उपयोग खोजे जाएंगे और विश्व के व्यापार का एक बड़ा हिस्सा उनकी झोली में आ जाएगा। दरअसल, हालांकि हाब को ये बात पता नहीं थी, लेकिन हाब आधुनिक मास प्रोडक्शन के मसीही थे। यूनिवर्सिटी क्लब का डिनर समाप्त हुआ। मॉर्गन अपने घर लौट गए और हाब की सुनहरी भविष्यवाणी के बारे में सोचते रहे। हाब वापस पिट्सबर्ग लौट गए, जहां वे एंड्रयू कार्नेगी का स्टील बिजनेस चला रहे थे। गैरी और बाकी लोग अपने स्टॉक टिकर के पास वापस लौट गए, जहां वे अगले कदम का इंतजार करने लगे। इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगा। हाब के सामने तक का जो भोज रखा था, उसे पचाने में मॉर्गन को 1 सप्ताह लगा। उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से आश्वस्त कर लिया कि इसका परिणाम आर्थिक अपच नहीं होगी। उन्होंने हाब को बुलवाया और उन्होंने पाया कि वो युवक जरा संकोची था। हाब ने संकेत किया कि कार्नेगी इस बात को पसंद नहीं करेंगे कि उनकी कंपनी का विश्वसनीय डिजाइन वॉल्स ट्रस्ट के साथ मुलाकात कर रहा है, जबकि कार्नेगी ने ये कसम खाई थी कि वे वॉल स्ट्रीट पर कभी कदम नहीं रखेंगे। फिर जॉन डी रॉकफेलर नाम के बिचौलिए ने यह सुझाव दिया कि अगर श्वाब फिलाडेल्फिया में बेलव्यू होटल में जा रहे हैं तो जेपी मॉर्गन भी उसी समय उस होटल में रहेंगे। जब श्वाब आए तो मॉर्गन दुर्भाग्य से न्यूयॉर्क के अपने घर में बीमार थे और इसलिए उनके दृढ़ आदेश पर श्वाब न्यूयॉर्क गए और उस आर्थिक निर्दिग्गज की लाइब्रेरी में उन दोनों की मुलाकात हुई। कुछ आर्थिक इतिहासकारों के माने तो इस नाटक की शुरुआत से लेकर अंत तक मंच के निर्देशक एंड्रयू कार्नेगी थे। वे ये मानते हैं कि श्वाब के डिनर से लेकर उनका प्रसिद्ध भाषण, श्वाब और मॉर्गन की रिवरसाइड रात मुलाकात तक की सारी घटनाएं चतुर स्कॉट कार्नेगी के दिमाग की उपज थी। लेकिन सच्चाई इससे ठीक अलग थी। जब श्वाब को इस सौदे को अंतिम रूप देने के लिए बुलाया गया तो वे ये भी नहीं जानते थे कि लिटिल बॉस एंड्रयू कार्नेगी इसे मानेंगे भी या नहीं। वे बेचने के प्रस्ताव के बारे में सोचेंगे भी या नहीं, खासकर उन लोगों से जिनसे वे बुरी तरह चिढ़ते थे। लेकिन श्वाब उस मुलाकात में अपने साथ अपनी ही लिखाई में कॉपर प्लेट के आंकड़ों की 6 शीट लेकर गए, जिनमें ये लिखा हुआ था कि इस नए ट्रस्ट की हर स्टील कंपनी का आर्थिक मूल्य और उसकी संभावित आर्थिक कमाई की क्षमता क्या थी। 4 लोग उन आंकड़ों का विश्लेषण करते हुए पूरी रात बैठे रहे। जाहिर है कि इनमें सबसे मुख्य व्यक्ति मॉर्गन थे, जिनका धन के दैवी के अधिकार में गढ़ विश्वास था। उनके साथ उनका अभिजात्य पार्टनर रॉबर्ट बेकन था, जो एक विद्वान और सुसंस्कृत व्यक्ति था। तीसरा था जॉन डी रॉकफेलर, जिसे मॉर्गन गैम्बलर होने के कारण छोटा समझते थे और उसे एक औजार की तरह इस्तेमाल करते थे। चौथे खुद श्वाब थे, जो स्टील बनाने और बेचने की दुनिया के बारे में उस समय जीवित किसी भी समूह से अधिक जानते थे। पूरी चर्चा में पिट्सबर्ग के इस आदमी के आंकड़ों के बारे में कोई सवाल नहीं किया गया। अगर उन्होंने कहा कि किसी कंपनी का मूल्य इतना था तो उस कंपनी का मूल्य उतना ही था, न उससे अधिक न उससे कम। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस ट्रस्ट में केवल वही कंपनियां रहें जिनका नाम उन्होंने लिखा था। उन्होंने एक ऐसे कॉरपोरेशन की रचना की थी जिसमें कोई डुप्लीकेशन नहीं होगा और उन मिलों की लालच की संतुष्टि भी नहीं होगी जो अपनी कंपनियों के बोझ को मॉर्गन के विशाल करों पर उतारना चाहते होंगे। जब सुबह हुई तो मॉर्गन उठे और उन्होंने अपनी कमर सीधी की। केवल एक ही सवाल रह गया था, क्या आपको लगता है कि आप एंड्रयू कार्नेगी को बेचने के लिए राजी कर सकते हैं? उन्होंने पूछा। श्वाब ने उत्तर दिया, मैं कोशिश करूंगा। अगर आप उन्हें बेचने के लिए राजी कर लें तो मैं खरीद लूंगा, मॉर्गन ने जवाब दिया। श्वाब ने उत्तर दिया, मैं कोशिश करूंगा। अगर आप उन्हें बेचने के लिए राजी कर लें तो मैं खरीद लूंगा, मॉर्गन ने जवाब दिया। यहां तक सब कुछ ठीक था, लेकिन क्या कार्नेगी बेचेंगे, और अगर बेचेंगे तो वे बदले में कितनी रकम मांगेंगे? श्वाब का अनुमान था लगभग $320 मिलियन, और वे ये रकम किस रूप में चाहेंगे, कॉमन या प्रिफर्ड स्टॉक के रूप में, बॉन्ड के रूप में, नकद? कोई भी $1 बिलियन का प्रतिष्ठित नकद में नहीं दे सकता था।
जनवरी में वे वेस्टचेस्टर में सेंट एंड्रयूज लिंक्स में एक गोल्फ गेम चल रहा था और एंड्रयू ठंड से बचने के लिए स्वेटर पहने हुए थे और चार्ल्स लगातार बोल रहे थे ताकि कार्नेगी का हौसला बुलंद रहे ताकि बिजनेस के बारे में एक शब्द भी नहीं बोला गया जब तक कि वे दोनों कार्नेगी कॉटेज की रामड़ही बमट में नहीं बैठ गए। फिर उसी वाकपटुता के साथ जिससे उन्होंने यूनिवर्सिटी क्लब के 28 करोड़पतियों को मंत्रमुग्ध किया था, श्वाब ने आराम से रिटायर होने के सुनहरे सपने बताए और बूढ़े आदमी की सामाजिक इच्छाओं को संतुष्ट करने के करोड़ों अरबों का जिक्र किया। कार्नेगी ने जवाब में कागज के एक टुकड़े पर एक रकम लिखकर श्वाब को थमा दी और कहा, ठीक है, हम इतने में बेच देंगे। आंकड़ा लगभग $400 मिलियन था और अगर श्वाब के द्वारा अनुमानित $320 मिलियन के आंकड़े को मूलभूत आंकड़ा माना जाए तो इसमें पिछले 2 सालों में पूंजी मूल्य में हुई वृद्धि के रूप में $80 मिलियन जोड़ दिए गए थे। बाद में ग्लासगो अटलांटिक लाइनर के डेक पर खड़े होकर कार्नेगी ने मॉर्गन से अफसोस से कहा, काश मैंने आपसे $100 मिलियन अधिक मांगे होते। अगर आपने मांगे होते तो आपको वो भी मिल गए होते, मॉर्गन ने खुश होकर बताया। इस बात से काफी सनसनी फैली। एक विदेशी संवाददाता ने तार दिया कि विदेशी स्टील जगत इस दैत्याकार ट्रस्ट से स्तंभित है। ईएल के डिजाइन हेडली ने घोषणा की कि अगर देश में ट्रस्ट बनाने संबंधी नियम नहीं बनाए गए तो अगले 25 सालों में वॉशिंगटन में एक स्टील शासन करेगा। लेकिन योग्य स्टॉक विशेषज्ञ ने नया स्टॉक को जनता को इतनी योग्यता से बेचा कि सारा का सारा पानी, कई लोगों का अनुमान था $600 मिलियन, पलक झपकते ही सोख लिया गया। कार्नेगी के पास करोड़ों डॉलर थे और मॉर्गन सिंडिकेट के पास शत उठाने के एवज में $62 मिलियन और गेट से लेकर गैरी तक सभी के पास करोड़ों डॉलर थे। 48 साल के श्वाब को भी अपना पुरस्कार मिला। वे इस नए कॉरपोरेशन के डिजाइन बने और 1930 तक इस पर नियंत्रण करते रहे। अब एक और उदाहरण बताते हैं कि किस तरह अपने एक विचार पर विश्वास रखने मात्र से एक व्यक्ति ने अपने लिए करोड़ों डॉलर धन एकत्र कर लिया और कई अनगिनत लोगों को दौलतमंद बनने में मदद की। सर जॉन टेम्पल्टन ऐसे ही व्यक्ति हैं जिन्हें धन निवेश करने की अपनी प्रतिभा पर पूर्ण रूप से विश्वास था। टेम्पल्टन आम लोगों से धन निवेश करने में काफी समझदार थे, क्योंकि अधिकतर लोग भावनाओं में बहकर अज्ञानता में या फिर कॉमन सेंस में धन निवेश कर देते हैं। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि पैसा निवेश करने की अपनी प्रतिभा से वे अपने लिए काफी धन कमा सकते हैं, पर उन छोटे निवेशकों को मदद नहीं कर सकते जिन्हें वो मदद करना चाहते थे। अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने म्यूचुअल फंड्स की शुरुआत की, जिसमें छोटे निवेशक पैसे लगा सकते हैं। ये उस समय के हिसाब से बहुत नई सोच थी। टेम्पल्टन ने वो कॉन्सेप्ट की शुरुआत की जो आज के समय में म्यूचुअल फंड्स के नाम से चल रहा है। टेम्पल्टन ग्रोथ फंड्स के पार्ट टाइम कर्मचारी और हर होल्डर जॉन टेम्पल्टन को याद करते हुए बताते हैं कि जब उन्होंने अपनी कंपनी की पहली मीटिंग की थी तो उनके साथ एक छोटे से कमरे में कुछ सामान्य भोजन सामग्री बेचने वाले अधिकारी थे। आज के वक्त टेम्पल्टन फंड के अंदर 6000 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं और उनकी संपत्ति $36 बिलियन से अधिक पहुंच गई है। इसी विकास गति ने आज टेम्पल्टन ग्रुप को सबसे बड़ी फंड ग्रुप में काबिज किया है। इसका एक उदाहरण ये है कि आज से 30 साल पहले जिस किसी ने भी अपने $10,000 टेम्पल्टन फंड में लगाए थे, आज उनकी कीमत $1 मिलियन है। 1992 में जब उन्होंने अपनी कंपनी टेम्पल्टन फंड्स ऑफ इंटरनेशनल को $400 मिलियन में बेचा था, तब तक उनके मन संतुष्ट हो गया था कि उन्होंने दौलतमंद बनने में काफी लोगों की मदद की है।